कि 70,000 करोड़ का घोटाला राष्ट्रवादी के अजित पवार पर है। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इनको सजा जरूर होगी, ये मोदी की गारंटी है। और उनकी गारंटी कैसी दिखी? चुनाव करीब आते ही कस्में, वादे, प्रतिज्ञा और संकल्पों का दौर शुरू हो जाता है। गरीबों की थाली में अचानक से व्यंजन सजने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी गरीबों की थाली में पुलाव आया, सभी ने यही समझा चुनाव आया। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश अखाड़ा राजनीति का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार। विलास जी नमस्कार। नमस्कार। विलास जी, क्या कहना चाहोगे अब की बार 400 पार? सब ये नारा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, और जिनके 400 पार होने वाले रहते वो ऐसे भीख मंगे जैसे दूसरों की पार्टियां नहीं फोड़ते। दूसरों के चुनाव के वक्त में दूसरों के पार्टी से अपने लोगों को दूर कर कर दूसरों को नहीं लाते। 400 पार की अपनी एक धमक होती, अपना एक करिश्मा होता। वो करिश्मा सब खत्म हो गया है। इनके पैरों के तले की रेत अब घसरने लगी है। इसलिए ये लोग पूरे देश में सारी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने का, दूसरे पार्टीज़ के जो वहाँ के जो नेता, इस्टेब्लिश नेता है, उनको तोड़कर ईडी और सीबीआई का डर बताकर उनको अपने पार्टी में लाते हैं, उनको लोकसभा का और राज्यसभा का उम्मीदवार बनाते हैं। तो ये किस चीज़ का द्योतक है? क्या बताता है अपने को? इतने दिन से जो राजनीति में है, या तो जो लोग भी है साधारण वोटर, वो भी समझने लगता है कि जब इनकी अच्छी परिस्थिति है, 400 पार की बात कर रहे हैं, तो भाई ये इनको ये सब ये चीचा लेदरपना क्यों करना पड़ता है? जी बिल्कुल, क्या कारण लगता है अब तक कांग्रेस ने यहाँ से अपना कैंडिडेट उम्मीदवार घोषित नहीं किया है? क्या ये समझ सकते हैं आप आने वाले कैंडिडेट हो? नहीं, कैसा है कि अभी तो बीजेपी का इतना मजबूत कैंडिडेट जो लगातार 10 साल से अलग अलग कार्यक्रमों में इतना पैसा खर्चा करते हुए, जिसकी फोटो बस पर, बस स्टैंड पर, सारे होर्डिंग्स पर और सारे अखबारों में जिनकी जाहिरात हो रही है, उसका ही तो नॉमिनेशन नहीं हुआ है। तो फिर हमारे पार्टी की काय को बात करना है? और दूसरी बात, एक तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई और अभी हम आघाड़ी में हैं। आघाड़ी में चर्चा शुरू है कि ये नागपुर का सवाल कांग्रेस को लेकर, नागपुर का सवाल नहीं है क्योंकि ये कांग्रेस ही लड़ेगी, लेकिन बाकी जो 19-20 जगह का हमारा आग्रह है, उतना ही आग्रह शिवसेना ठाकरे ग्रुप का है और शरद पवार जी का भी है। साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने साथ लेकर एक ठोस अपोजिशन बीजेपी के खिलाफ खड़ा करे, इसकी प्रक्रिया शुरू है। तो वो प्रक्रिया के अंतर्गत कभी भी एक लिस्ट अगर तय हो जाती तो नागपुर का कैंडिडेट भी तय हो जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा शुरू है कि नागपुर से नितिन गडकरी के खिलाफ में लड़ने के लिए कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। क्या कहना चाहोगे? क्या कभी ऐसा होता नहीं कि गडकरी रहे या कोई भी रहे, कांग्रेस की अपनी एक ताकत है। ताकत के भरोसे पर चुनाव लड़ा जाता है। व्यक्ति तो एक सिंबॉलिक होता है कि एक सिंबल है भाई ये, कि क्योंकि सिंबल तो नहीं लड़ता, एक व्यक्ति होना। तो व्यक्ति कोई भी हो, पार्टी की ताकत है। इसीलिए लोगों ने, 38 लोगों ने, अब हमारे यहाँ के कारपोरेटर जो थे उन लोगों ने, साधारण कार्यकर्ताओं ने, अब कैंडिडेट नहीं, कौन पॉलिटिकल पार्टी में हमने सिर्फ आवेदन देने के लिए बोले 38 लोगों ने आवेदन दिए। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है? पार्टी को सारे चीज़ों का मूल्यमापन करके अपना उम्मीदवार तय करना पड़ता, तो वो उम्मीदवार आ जाएगा। है अपने पास नाम आए कुछ लोगों के, कुछ लोग हाँ बोल रहे, कुछ लोग नहीं बोल रहे, पार्टी तय करेंगे और जोरदार कैंडिडेट लाएंगी। यदि नागपुर लोकसभा की बात करें तो क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? नहीं, तुल्यबल फाइट होगी। और जिस तरह का माहौल है बीजेपी के खिलाफ, अब परसों के दिन वो सुरेश भट्ट सभागृह में वो कामगारों के लिए वो सामान बांटने की योजना थी। अब वैसे तो वो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन बीजेपी ने अपना लेबल लगा के उसको आयोजित किया
और एक महिला की जान चली गई, 4 महिला आज बड़े सीरियस अवस्था में है। तो ये क्या चल रहा है? और उसके लिए सादे बीजेपी वालों ने, बीजेपी के नेताओं ने, जिनके फोटो लगे थे, जाकर ना उस परिवार से बात की, ना उनका जो नुकसान हुआ उसके बारे में कोई बात की, ना पुलिस ने उन पे, अब ऐसे इसमें तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनके खिलाफ तो वो मनुष्यवध का गुना लगता है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं है। तो ये अंधा राज चल रहा है यहाँ। अब राज्य के गृह मंत्री है, अब वो उनके राज्य में क्या हो सकता है? अपोजिशन की तो कोई सूद ही नहीं है। लोकसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने नया घोषणा पत्र तैयार किया है। क्या लगता है जनता जनार्दन के मुद्दे उसमें कितने हैं? क्या पूरी जनता जिस तरीके से अपना जीवन व्यापन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो सब चीज़ें शामिल है? कैसा है, इस बार राहुल गांधी के इनिशिएटिव पर उन्होंने लोगों से मुद्दे मंगवाए। कैसा होता है कि हमारे कुछ विद्वान लोग कांग्रेस में बैठते और अब ये एक प्रक्रिया रहती कि पिछले कुछ जो जाहिरनामा है उनको एक जगह लाओ, फिर इसमें से क्या लेना, इसमें से क्या लेना, इसमें से क्या लेना, और थोड़ा सा उसमें जोड़ के ये बात होती। लेकिन अभी क्या हुआ कि राहुल गांधी ने एक इनिशिएटिव लिया, एक नया प्रयोग किया कि जो जहाँ गए वहाँ के लोगों बोला बताओ कि क्या होना चाहिए, बजट क्या होना चाहिए, देश में क्या होना चाहिए, आपकी क्या इच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच, और वो प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत अब जो भी मुद्दे आए हैं अब उस पर एक्सरसाइज करके एक अच्छा जाहिरनामा सामने आ सकता है। अच्छा, दूसरा ऐसा कि जैसे हमारी हिमाचल में सरकार आ गई तो जो वादे किए थे उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू है। हमारी कर्नाटक में सरकार आई तो कर्नाटक में जो महिलाओं के लिए बस में फ्री, उनको हर महीने उनको एक पेंशन देना, वो वहाँ के किसानों को पेंशन देना, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ। वही बात अभी तेलंगाना में 4 महीने पहले सरकार आई, वहाँ भी एकदम इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, जो पहले छत्तीसगढ़ में था या हमारी जहाँ जहाँ सरकारें थी। तो कहने का क्या मतलब क्या है कि जो ऐसा वादा करेगी कांग्रेस जो पूरा हो सकता है। तो जो चीज़ें हिमाचल में पूरी हुई, जो चीज़ें कर्नाटक में पूरी हुई, जो चीज़ें तेलंगाना में पूरी हुई, उसी तरह का देश को लेकर जो चीज़ें होना था, जिसमें आज हमारे बेकारों को, हमारे बच्चों को काम नहीं है, उनकी बात होगी। आज हमारे किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के लिए, उसकी बात होगी। हमारे यहाँ की महिलाओं पे जो अत्याचार होता है, हमारे यहाँ के महिलाओं का जो जीवन दुभर हो गया है, उसकी बात होगी। हमारे देश के जवान जो सीमाओं पे लड़ते, उसकी बात होगी। जो टैक्स पेयर है उसकी बात होगी। हमारे यहाँ का जो व्यापारी, छोटा व्यापारी, वो इतना बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी हर छोटे छोटे व्यापारियों को आप देखिए, छोटे दुकानदार, उनके यहाँ 2 लोग 3 लोग, तो रोजगार देने की सबसे बड़ी फैक्ट्री तो छोटे व्यापारी है। और पहली बार राहुल गांधी ने उनका विचार किया। आज जहाँ जहाँ उनकी यात्रा जा रही है वहाँ राहुल गांधी उन छोटे व्यापारियों की बात की। वे 3 दिन पहले गुजरात में थे तो गुजरात के व्यापारियों ने उनसे बात की कि ये इस तरह के हमारे प्रॉब्लम है, उसकी बात की। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नया प्रयोग राहुल गांधी के इनिशिएटिव पे इस बार हमारे मैनिफेस्टो में, जाहिरनामा में होगा, जिसका असर दूरगामी उसके परिणाम। क्या कहना चाहूँगे यदि महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरीके का महाराष्ट्र में हमें इन दिनों राजकारण दिखाई दे रहा है, शिवसेना में 2 फाड़ के बाद में अब राष्ट्रवादी के भी 2 गुट हो चुके हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। क्या स्थिति रहेंगी आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की? क्या लगता है आपको, क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस में भी 2 फाड़ की संभावना है? देखो, जो बेईमान होता है ना, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की वेट करता है। बेईमानी चले जाते हैं ना। कैसा है कि इन लोगों ने जो देश का वातावरण जो खराब किया बीजेपी ने, बीजेपी जब सत्ता में आ रही थी 2014 में, तो उन्होंने नारा दिया पार्टी विथ अ डिफरेंस, यानी हमारी जो पार्टी है
ये और पार्टियों से अलग है। तो वो क्या अलग है, वो उनका चरित्र अभी दिख गया। चाल चरित्र बोल रहे थे, तो इनका चरित्र कैसा है ये दिख गया आपको कि आप यानी सत्ता में नहीं आ सकते करके दूसरों की पार्टी तोड़ो। अच्छा, पार्टी कैसी तोड़ो? आपके प्रिंसिपल पे वो लोग ज्वाइन हुए क्या आपके साथ कि आपके प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, हम आपके साथ आना चाहते? नहीं। आप जैसा आपने बोला कि पार्टी विद अ डिफरेंस, तो कोई डिफरेंस नहीं, बल्कि आप तो इतने गए बीते हो कि आज आप अपने ध्येय धोरण की बात नहीं करते, नीति की बात नहीं करते, नियत की बात नहीं करते, आपकी विचारधारा कुछ नहीं है। आप इनकी कोई विचारधारा नहीं, इनकी विचारधारा सिर्फ मोदी और मोदी के करिश्मा पे डिपेंड है। और आपने राष्ट्रवादी कैसी तोड़ी? राष्ट्रवादी के जिन लोगों पे 70,000 करोड़ रुपए के सिंचन घोटाले के आरोप थे। अच्छा, ये आरोप किसने किया? हमारे यहां के महाराष्ट्र के नेताओं ने नहीं किया, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो भोपाल की सभा में वो आरोप किया कि 70,000 करोड़ का घोटाला राष्ट्रवादी के अजित पवार पर है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इनको सजा जरूर होगी, ये मोदी की गारंटी है। और उनकी गारंटी कैसी दिखी? उनकी गारंटी उसको अपने पार्टी में लाकर उसको डेप्यूटी सीएम बनाना, ये ऐसी गारंटी है इनकी। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि इनकी गारंटी नंबर 1 का फ्रॉड है, इनकी गारंटी झूठ का बहुत बड़ा अडंबर है। कोई गारंटी नहीं है, जो नहीं करना उसकी गारंटी है। गलत चीजों की गारंटी यानी मोदी की गारंटी है। उसकी क्यों नहीं बात करते आप, जो 14 में आने के पहले बात किया आपने कि 15-15 लाख मैं काला धन यहां लाऊंगा और हरेक के खाते में दे दूंगा। वो गारंटी कहां गई? वो क्या थी आपकी गारंटी? आपने कहा कि देखो गैस के भाव क्या आसमान छू रहे हैं, अगर हम सत्ता में आए तो वो गैस हम कम कर देंगे। अरे कम तो किए नहीं, आपने उसके 3 गुना उसके दाम बढ़ा दिए। यदि अब कांग्रेस सत्ता में आती है तो गैस के दाम क्या होंगे? ऑफ कोर्स जो थे, जो एवरेज है उस पे आएंगे। 450 जब हम सत्ता में थे 14 तक तो 450 था, वो ज्यादा का 600 होगा इंटरनेशनल मार्केटिंग में, क्रूड ऑयल के भी अगर भाव बढ़े। लेकिन बात ऐसी है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव नहीं बढ़े हैं। 2014 से इनके किस्मत से ऐसा हुआ कि क्रूड ऑयल के भाव नहीं बढ़े, लेकिन उन्होंने तब भी वो 800 रुपया गैस पे बढ़ा के रखा, डीजल पे बढ़ा के रखा 40 रुपया पर लीटर, और पेट्रोल पे बढ़ा के रखा, और सारा माल, सारे पैसे अपने प्रचार के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और पूरे देश में इस प्रकार की एक दहशत कि देखो हम कितना विकास कर रहे। कौन सा विकास किया इन्होंने? अगर हमारे यहाँ का बेकार, जो बेकार का इंडेक्स है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। अरे बोगस गारंटी आपकी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात, मैं मोदी बोल रहा हूं। अरे नंबर 1 का झूठा आदमी। 2 करोड़ कहां मिले? 2 करोड़ के मुताबिक तो आज 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था। आप चेक कर लीजिए क्या असर हुआ। 12 करोड़ लोगों के रोजगार ये 10 साल में चले गए। अपना ये जो एक भूखमरी का जो इंडेक्स है उसमें हम दुनिया के नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे पीछे वाले देशों से भी हम आज पीछे चले गए। ये मोदी की गारंटी है। और आप ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे, विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु आप कहां बनोगे? कौन सा देश आपके साथ है? यहां जो वो 20 देशों का, 20 देशों का आपने सम्मेलन बना, वो तो कोई ना कोई देश में उसका आयोजन होता है, उसमें कोई हम बहुत बड़े बन गए करके हमारे देश में नहीं हुआ। इंदिरा जी वो तो नान की अध्यक्षा थी, तो दुनिया के 100 देश यहां आए थे नॉन अलाइड मूवमेंट के। फिडेल कैस्ट्रो से लेकर कई लोग यहां आए थे, यासर अराफत जैसे लोग। और इंदिरा हमारे विज्ञान भवन में हम जब एमपी थे और हम वहाँ एक स्वयं सेवक की हैसियत से इधर उधर लगे हुए थे।
100 देश इस देश में आए थे। ये देश का बड़प्पन, ये देश की महानता है कि हमारे देश की तरफ लोग आकृष्ट होकर, ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, इतना बड़ा देश है कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे लोग रहने के बाद भी ये देश 75 साल तक आगे बढ़ा है। ये गांधी जी ने इस देश को अंग्रेजों के गुलामगिरी से उसकी मुक्ति करवाई थी और शांति से अहिंसा के मार्ग से। ये जो हमारी अच्छाई है, ये जो हमारा एक कैपिटल है, उसको लेकर दुनिया के लोग हमारी तरफ देखते हैं। क्या मोदी की तरफ देख के लोग आ रहे हैं? या इसके पहले हमारे यहाँ के फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, हमारे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, या डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, दुनिया में उनका भी बहुत स्वागत हुआ। ये तो विद्वान लोग थे, इन्होंने करिश्मा करा के बताया। इनका तो सिर्फ बात का मोहजाल है, इनका तो सिर्फ बात का हिसाब है, खुद तो कुछ नहीं है। इतने ऐप डाल दिए, लोग कंफ्यूजन रहते कौन से ऐप से हमको क्या मिल रहा है, और कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप सामान्य आदमी की प्रतिक्रिया लीजिए ना, मैं खुश हूं करके। आपने उज्ज्वला गैस की बात की, 1-2 महीने दे दिए, बाद में उज्ज्वला गैस बंद हो गया। अब वो खुद ही जिन्होंने भरवा सकते हो भरवा रहे, और नहीं भरवा सकते उन्होंने छोड़ के रख दे। गरीब आदमी कहाँ गैस बनाएंगे? वो तो इधर ही कोयला या भूसा या फिर लकड़ी या बीन के लाना, उस पर वो काम कर रहा है। विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश भारत को कहा जाता है। यहाँ जनता का हित सर्वोपरि है। यही कारण है कि जनता को जनार्दन की उपमा दी है। क्या लगता है आने वाले 2024 चुनाव में जनता एक बड़ा बदलाव करेंगी? देखिए, विश्व का बड़ा देश ये कोई मोदी की वजह से नहीं हुआ। हम तो बड़े ही देश थे ना। हमारी डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया में हमने प्रूव करके बताई कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है, कब क्यों हुई? क्योंकि हमारा संविधान के भरोसे पर, वो संविधान के दायरे में रहकर हमने अपना देश का विकास किया। तभी तो हमारे यहाँ यानी हिंदू मुसलमानों को तरफ ऐसे दूसरी आंख से नहीं देखता, या तो फिर मुसलमान हिंदुओं को नहीं देखता। छोटी मोटी घटनाओं का कैपिटल करके आपने हिंदू मुसलमानों के बीच में जिस प्रकार की दरार डालने का, और धर्म का सामने करके, धर्म के नाम से कौन सा देश आगे बढ़ा है? पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, एक साथ हम स्वतंत्र हुए थे, आगे गया। उसके बाद बांग्लादेश में भी, वहाँ भी वही चीज़ चलती है, उससे थोड़ा डिग्री कम है, वो आगे गया। कौन सा अफगानिस्तान आगे गया है? ईरान आगे गया है? कोई नहीं गया है। दुनिया में जो भी देश है, फिर वो जहाँ क्रिश्चियन लोगों की हायरार्की है, वो भी देश आगे नहीं गए। धर्म के नाम से आगे जाने वाला वो समय निकल गया है। अब तो सब लोगों को साथ लेकर विकास करने वाला मामला है, जिसमें धर्म की चर्चा ना हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे यहाँ की जो परिस्थिति है, जात निहाय परिस्थिति, हमारे यहाँ की सामाजिक परिस्थिति, हमारे यहाँ की आर्थिक परिस्थिति, वो सब चीज़ों को लेकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। इसलिए अब तक चलती आई, और जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का लग जाएगा, उस दिन हम तहस नहस हो जाएंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारे यहाँ धर्म के नाम पर राजनीति होगी, उस दिन हमारा संविधान धोखे में आएगा, और संविधान अगर धोखा में आ गया तो फिर हमारी लोकशाही, हमारा प्रजातंत्र, हमारी डेमोक्रेसी धोखे में आ जाएंगी। आज वो दिन आप लाना चाहते, आपको कोई परवाह नहीं है। आपने वहाँ अयोध्या में राम की बात, राम का मंदिर इनके कहने से बना है? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय के तहत वहाँ मंदिर बन रहा है। फिर आपकी कैसी के मोनोपली हो गई? आप जाके उसका शिलान्यास कर रहे, आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे, और फिर वहाँ कौन से लोग रहते? आप रहेंगे, वो राज्य का मुख्यमंत्री वो बीजेपी का, आपके मोहन भागवत जी वो आरएसएस के, आपकी राज्यपाल वो बीजेपी की, वो रह रहे, और आपने किसको इनवाइट किया? अरे राम का तो आदर, राम की आस्था मुझ में है, आप में, इनमें, पूरे हिंदुस्तान में हमने राम को एक आराध्य देवता माना है। वो तो सबके राम है, लेकिन आपने हिंदुस्तान के चुनिंदे लोग, जिसको सेलिब्रिटी कहते हैं, अमीर लोग, उन लोगों को बुलाया। उन लोगों को तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों का राम हो गया जिसका आपने प्राण प्रतिष्ठा की। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा क्या? अरे राम के नाम से लोगों में प्राण आते। ये कौन है जो प्राण प्रतिष्ठा करे? वो तो ब्राह्मण लोगों का, पुजारियों का काम है। आप पुजारियों का काम करने लग गए। देश का प्रधानमंत्री पुजारियों का काम करता है। और राष्ट्रपति कहाँ थे?
आप में कितना इतना घृणा है छोटे समाज के प्रति। जब भूमि पूजन हुआ तब वो राष्ट्रपति थे, जो मागासवर्गीय थे, उनको नहीं बुलाया आपने कोविंद को, और जब उद्घाटन हुआ तो ये आदिवासी समाज की और वो भी महिला थी, उनको नहीं बुलाया आपने। तो ये जो भेदभाव दिख पड़ता है कि आप आने वाले दिनों में कौन समाज के और कौन देश का निर्माण करने वाले। क्या कहना चाहूँगे, एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कितनी सीटें, क्या लगता है आपको? यहाँ इस बार चमत्कार होगा, और ये जो बोल रहे ना अब की बार 45 के पार, तो बड़े मुश्किल से इनकी 8-10 अगर आ गई तो बहुत हो जाएगा इनके, जिसमें शिंदे भी शामिल है, जिसमें वो अजीत दादा भी शामिल है, और जिसमें ये हमारे बीजेपी वाले भी शामिल है। ज्यादा 12, उसके ऊपर इनकी कोई सीटें नहीं आने वाली। बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। महान्यूज 7 की खास पेशकश अखाड़ा राजनीति का इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवारे, महान्यूज 7 नागपुर। Londi Jewelers in Gokulpet, Nagpur is a recognized name in the city since 1992. They have been making the finest pieces of jewelry for over generations.